हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग आपके सामने एक जो टॉपिक लाए हैं वो टॉपिक है मेडिवल इंडिया से दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी और सबसे ज्यादा विद्वान और सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति था। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MBT भी बोला जाता है। इनकी जो चार योजना रही है, चार जो इनकी योजना रही है, वो इतिहास में अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था। इनका जो टाइम टेबल रहा है वो 1325 से लेके 1351 का इनका समय रहा है। एडी इनका समय रहा है। लेनपूल एक इतिहासकार है, वो इनके बारे में बोलते हैं कि जो MBT थे यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक थे, वो समय से आगे थे। अब समय से आगे क्यों थे, वो टाइम से अहेड क्यों थे, उसको हम समझते हैं। उनकी एक योजना थी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। उन्होंने क्या किया था कि दिल्ली सल्तनत में जो दिल्ली कैपिटल हुआ करता था, इसको बदल के उन्होंने दौलावत कर दिया था। दौलताबाद। और दूसरा था, उन्होंने टोकन करेंसी को अपनाया था। और थर्ड उनकी थी कि टैक्सेशन ऑन दोआब। दोआब का, गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, वो जो दोआब है जो सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन करता था, वहां उन्होंने टैक्सेशन किया था। और लास्ट में उन्होंने रिफॉर्म किया था एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसको कि दीवाने को ही एक मंत्रालय भी उन्होंने बनाया था। तो एक एक करके समझेंगे इसको कि ये जो उनकी चार पद्धति थी वो था क्या। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल में उन्होंने क्या किया कि बर्नी बोलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक इतना तंग आ गया था दिल्ली की जनता से, इतना परेशान हो गया था कि उन्होंने अपना जो कैपिटल दिल्ली सल्तनत होता था, जो दिल्ली होता था, उसको उन्होंने साउथ इंडिया में दौलताबाद लेके चला गया। लेकिन कुछ इतिहासकार हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली था क्या कि इंडिया के बीचों बीच में दौलताबाद पड़ता था और वहां कैपिटल उन्होंने इसलिए ट्रांसफर किया कि ताकि वहां से पूरे इलाका जो दिल्ली सल्तनत में आता था उस पर वो नियंत्रित कर सके, इसलिए वो ट्रांसफर अपना कैपिटल को किया। जो भी हो, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रणाली थी, अगर देखा जाए उस समय के परिपेक्ष में, तो सही कह सकते हैं आप कि ये समय से आगे था। और जो इनकी योजना थी वो एक क्रांतिकारी कदम था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि मोहम्मद बिन तुगलक जब कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद किया, तो बहुत सारे जो इनके नोबल्स थे, अमीर थे, जो इनके अधिकारी थे, शुरू में वो तो आनाकानी किए, लेकिन फोर्सफुली जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दबाव डाला तो ये दौलताबाद की ओर प्रस्थान किया। इससे हुआ क्या कि बहुत सारे लोग बीच रास्ता में ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जैसे तैसे वो दौलताबाद पहुंचे। 2 साल के बाद ही यूं कहें कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक और फरमान जारी किया कि जो हमने राजधानी दौलताबाद किया है, इसको वापस हमको दिल्ली करना है। तो यही घटना को हुआ क्या कि यहाँ से फिर सारे लोग दिल्ली की ओर ट्रांसफर हुए। और इसी को कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा सा पागलपन के गुण मोहम्मद बिन तुगलक में थे, है ना। कि एक बार उन्होंने कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद किया, फिर दौलताबाद से इन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली किया। लेकिन अगर इसको आप देखिएगा इस कदम को, तो रियली में जो दौलताबाद क्षेत्र है, आज साउथ इंडिया में क्षेत्र है, वो करीब भारत के बीच में पड़ता है। अगर ये कदम उनका सही हो जाता, अगर उपयोगी होता, तो वो रियली में नॉर्थ इंडिया को तो वो कंट्रोल कर ही रहे थे, पूरे साउथ इंडिया को वो कंट्रोल कर लेते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जो योजना थी ये असफल हो गई। ये योजना क्या हो गई, असफल हो गई। लेकिन इसका प्रभाव व्यापक रहा। प्रभाव व्यापक ये रहा कि इससे दिल्ली और दौलताबाद यानी कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में परिवहन मार्ग, सड़क मार्ग मजबूत हो गया और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, कल्चर का आदान प्रदान हुआ, कल्चर का एक्सचेंज हुआ। नॉर्थ इंडिया के कल्चर साउथ इंडिया के पास गया, साउथ इंडिया का कल्चर नॉर्थ इंडिया के पास गया। तो यूं इसको कहें कि ये परियोजना तो असफल रहा, लेकिन इसके कुछ सकारात्मक और पॉजिटिव भी इसके कुछ गुण रहे हैं, है ना। तो ये योजना था। लास्ट सेकेंड इनका था टोकन करेंसी। एक्चुअली हुआ क्या था कि वर्ल्ड मार्केट में चांदी के सिक्कों की कमी हो गई, यूं कहें कि चांदी की कमी हो गई। इसको देखते हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोहम्मद बिन तुगलक बुद्धिजीवी व्यक्ति था, उसको पता था कि वर्ल्ड मार्केट में चांदी की डिमांड बढ़ गई है। तो उन्होंने क्या किया कि और इसकी जो कमी हो गई मार्केट में, तो चांदी के सिक्कों को उन्होंने अपने खजाना में वापस करना स्टार्ट कर दिया
और उसके जगह पे अनुपातिक सिक्का को उन्होंने जारी कर दिया। यानी कि जो चांदी के सिक्के थे उसके जगह पे उन्होंने तांबे के सिक्के, कांसे के सिक्के को जारी कर दिया। लेकिन इससे हुआ क्या, जिन अधिकारियों को उन्होंने ये सौंपा था, उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि बाजार में मिलावट वाली जो सिक्के थे वो आ गए, क्योंकि चांदी का सिक्का जैसे ही खजाना में गया, वापस दिल्ली सल्तनत के खजाना में गया, और यहाँ जो वैक्यूम हो गया उसमें जो खास करके लोहार, सोनार जैसे व्यक्ति थे या और जो व्यक्ति थे, वो अपने सिक्के घर में बना बना कर उसको मार्केट में भेजना, डुप्लीकेट सिक्के मार्केट में भेजना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हो गया कि अर्थव्यवस्था चरमरा गई, सिक्का करेंसी जो था वो चरमरा गई। इस प्रकार ये जो योजना था उनका असफल हो गया। और बर्नी कहता है कि हर एक हिंदू का घर एक तरह से सिक्के का खजाना हो गया, एक तरह से आप सिक्के के ढलाई का एक उद्योग हो गया, एक कारखाना हो गया। उनका कहना था कि पूरे हिंदू ने क्या किया कि सिक्कों को मार्केट में भेजना स्टार्ट कर दिया। हालांकि उनका जो स्टेटमेंट है बर्नी का, वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि सांप्रदायिक है ना। लेकिन कुल मिलाकर कहें कि ये टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक का फ्लॉप हो गया। लेकिन उस समय सोचिए कि उन्होंने टोकन करेंसी जो जारी किया, कितनी आगे की सोच थी, कितनी दूरदर्शिता थी। अगर ये सही में लागू हो जाता तो कितना ये दिल्ली सल्तनत के लिए एक प्रगति का कदम था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद बिन तुगलक समय का भी मारा हुआ था, उनके भाग भी उनके हाथ में नहीं था। जो उसने योजना लाई वो सारी योजना उनकी असफल रही। अब थर्ड चलते हैं। थर्ड जो है वो टैक्सेशन ऑन दोआब। जैसा कि पता है आपको, गंगा और यमुना का जो रिवर है, इसके बीच का जो इलाका है इसको दोआब बोलते हैं। ये ही दोआब जो आज आप देखिएगा तो पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक का जो क्षेत्र है, यही पूरे भारत को खिलाता है। सबसे ज्यादा उत्पादन यहीं पे होता है, फसलों का उत्पादन, अनाज का उत्पादन। सेम वहां भी यही होता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि यहाँ पे उनको पता था कि अगर टैक्सेशन, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में उद्योग धंधे तो थे नहीं, उद्योग के नाम पे कृषि ही थी, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या था कृषि पे ही आश्रित था। और उन्होंने टैक्सेशन यहाँ पे लागू किया। पूरे दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे तो 1/3 का परसेंटेज दिया जाता था, 1/3 था टैक्सेशन का। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दो ही ऐसे शासक हुए कि उन्होंने 50-50 पर टैक्स को बांटा कि 50-50%, यानी कि अगर कोई किसान अनाज उत्पादन करता है तो 50% अनाज उसको सुल्तान के खजाने में यानी राज के खजाने में देना होगा, और 50% जो अनाज है वो किसान अपने पास रख सकता है। लेकिन इससे पहले 1/3 था। ठीक है, तो ये जो टैक्सेशन था, इससे मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि इससे क्या हो जाएगा कि राज की जो आय है, राज की जो खजाना है, उसमें बहुत ज़्यादा भंडार हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें हुआ क्या कि इसमें जो अधिकारी थे जिनको सौंपा गया था ये वाला व्यवस्था, ये भ्रष्ट निकल गए और ये भी प्रणाली उनकी फ्लॉप हो गए। ये थर्ड प्रणाली में उनकी फ्लॉप हो गए। लेकिन दोआब में टैक्सेशन लगाना, ये भी आप कह सकते हैं कि एक प्रगतिशील कदम था मोहम्मद बिन तुगलक का। इवन उन्होंने क्या किया था कि किसानों को उन्होंने ऋण भी दिया था, तकावी ऋण भी दिया था, पहले ही से पैसा दे दिया था कि आप उत्पादन कीजिए, आपके सामान को हम खरीदेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ये प्रणाली भी फ्लॉप रही, है ना। चौथा था उनका रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर। किसानों की आय में वृद्धि हो, किसानों की समृद्धि वृद्धि हो। जैसा कि आज भी आप देखते हैं मोदी साहब का कहना है कि 2022 में हम क्या करेंगे, किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। लेकिन 2022 तक तो अभी आय दोगुना नहीं हो पाया। लेकिन उस समय समझिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि कृषि के क्षेत्र में रिफॉर्म किया था। उन्होंने किसानों को तकावी ऋण दिया, पहले से ही ऋण दिया कि आप डेवलप कीजिए अपनी खेती में, बाड़ी में। और इसी को देखते हुए उन्होंने दीवान ए कोही नाम का एक विभाग भी स्थापित किया था। दीवान ए कोही नाम का एक विभाग भी उन्होंने स्थापित किया था। कोही नामक एक विभाग स्थापित किया था। इसका काम ही था कि कृषि क्षेत्र में सुधार करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि आपदाएं आ गई और सूखा आ गया। इससे किसानों की क्या हो गई, और ज़्यादा लागत बढ़ गई, और ये प्रणाली भी क्या हो गया कि असफल रहा। और इस क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि फरमान जारी कर दिया
कि आपके फसल बर्बाद हुआ है उससे मुझे कोई नहीं पता, लेकिन आपको टैक्सेशन यानी टैक्स देना होगा। तो कुल मिलाकर ये कहेंगे कि चारों जो प्रणाली थी मोहम्मद बिन तुगलक की, ये सफल नहीं हो पाई। लेकिन आप सूक्ष्म रूप से अगर इस पर गहन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि सही में मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय से आगे था। और जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो बरनी बोलता है कि इस प्रकार राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, है ना। लेकिन अगर सही परिपेक्ष में अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपकी सिंपैथी कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन तुगलक के साथ रहेगी। क्यों? क्योंकि वो समय से सही में आगे था, उनकी जो परियोजनाएं थी, जो उनकी योजनाएं थी, वो कल्याणकारी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली समय ने मोहम्मद बिन तुगलक का साथ नहीं दिया और योजनाएं असफल हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो मैंने टॉपिक लिया था ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक कि मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।